Welcome friends to this episode based on chapter 1 titled as Development from your class. किसे समझते हैं हाउ डू वी कंपेयर कंट्रीज। आपने देखा कि कुछ कंट्रीज को जो वर्ल्ड में कहा जाता है दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज, कुछ कंट्रीज जो हैं वो डेवलपिंग हैं, कुछ जो हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज रिच कंट्रीज हैं, एजुकेटेड कंट्रीज हैं, हेल्दी कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज जो हैं पुअर कंट्रीज हैं, ओवर पॉपुलेटेड हैं, देयर लाइफस्टाइल इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी मार्क्स। ये सब चीज़ें क्या हैं? How do we distinguish between these categories? एक और कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे जब आप आगे जाके इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे या पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, तो जैसे अपना ग्लोब है ना, तो हम कहते हैं नॉर्दर्न कंट्रीज एंड सदर्न कंट्रीज, देयर इज अ ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। और रफली अगर हम ग्लोब की तरफ देखें तो जितनी भी नॉर्थ कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज नॉर्थ ऑफ ग्लोब में हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, और जो सदर्न पार्ट में है मोस्टली जो है उसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो ये बाइनरीज कैसे आती हैं? हाउ डू वी कम टू सी दीज एज कॉन्ट्रास्टिंग विद वन अनदर? रिच कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, व्हाट आर द सोर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ दीज कंट्रीज इनटू दीज कैटेगरीज? इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए आपके क्लासरूम में, on what parameters do you say that a student is first rank in the class or second rank in the class, or student is a topper or not topper or performing good or bad? आपका IQ और EQ मेजर किया जाता है। IQ होता है आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन और EQ होता है आपका इमोशनल क्वेश्चन। अब इसको कैसे मेजर करते हैं? बहुत अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस होती है इन सारे पैरामीटर्स में। जैसे कि मान लीजिए द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास इज द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास, इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, इज मोस्ट एक्टिव स्टूडेंट इन योर क्लास, इज बेस्ट सिंगर। ऐसा नहीं होता है। सम पीपल कैन बी हेल्दी, सम कैन बी टॉल, सम पीपल कैन बी इंटेलिजेंट, some people can be good sportsmen or sports person, some can be good in mathematics, some can be good in arts. Variations होते हैं, एक डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होता है। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं जो कि ऑलराउंडर हो, जैसे क्रिकेट टीम होती है ना आपकी, कुछ जो है बेस्ट बॉलर होते हैं, कुछ बेस्ट बैट्समैन होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो विकेट कीपिंग करते हैं, कुछ फील्डर्स अच्छे होते हैं। हाँ, एक दो प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, जो बैटिंग भी कर सकते हैं या बॉलिंग भी कर सकते हैं। अगर आप उनको चांस दें तो वो कैचेस भी अच्छे पकड़ सकते हैं, बट कुछ होते हैं स्पेशलिस्ट। इसी तरीके से डेवलपमेंट को भी समझा जाता है कि किस इंडिकेटर पे कौन बेस्ट है और कौन मल्टीपल एरियाज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन किस स्पेसिफिक एरिया में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जब नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है, देन हाउ डू वी मेजर एंड कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट? यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर इज इनकम, कि आपकी इनकम कितनी है। इनकम से हम मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि आप कितना अर्न करते हैं, किसी भी कंट्री में कितना उत्पादन होता है। Now this is called as income of any country. आप इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी समझ सकते हैं या ग्रॉस नेशनल इनकम में भी समझ सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो आप लेटर ऑन डेफिनेशंस पढ़ेंगे, बट यहाँ ये समझते हैं कि किसी भी कंट्री को अगर हम एक घर जैसा मानते हैं तो उसमें टोटल इनकम कितनी है।
जैसे कि आप नेबरहुड में देखिए, आपके पड़ोस में कितनी इनकम है आपके पड़ोसियों की। सपोज आप देखिए उसमें 3 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं और वो सभी लोग नौकरी कर रहे हैं और सबकी ऑन एन एवरेज इनकम 1 लाख रुपए महीना है, तो उस घर की इनकम कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपए महीना हो जाएगी। आपके घर की इनकम कितनी है? सपोज 3 लाख रुपए महीना है, तो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंस दिखाई देगा 3 लाख और 6 लाख रुपए में। हो सकता है कि आपका स्पेंडिंग बिहेवियर अलग हो सकता है वो 6 लाख में से भी कुछ पैसा बचा रहे हो और कम स्टैंडर्ड रखते हो, और आप हो सकता है 3 लाख में भी आप कुछ लोन्स लेकर अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हो या कुछ ऐसी इनकम कम होते हुए भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो। ये वेरिएशंस होती रहती हैं। बट अगर हम सिर्फ इनकम के हिसाब से कंपेयर करें तो वहाँ पे 6 लाख इनकम है, यहाँ पे 3 लाख है, तो आप इनकम को देख रहे हैं। पर इस इनकम का मतलब ये नहीं है कि हम पॉपुलेशन को नज़रअंदाज कर सकते हैं कि इनकम हम एब्स्ट्रैक्ट या प्योर सेंस में समझेंगे। हम इस इनकम को एवरेज इनकम निकालते हैं कि इतनी इनकम वहाँ पे कितने लोगों में बट रही है और आपकी 3 लाख इनकम यहाँ पे कितने लोगों में बट रही है। अब उदाहरण लीजिए, मान लीजिए वहाँ पे 6 लोग हैं और वहाँ पे इनकम 6 लाख है, तो पर इंडिविजुअल कितनी हुई? 1 लाख हो गई। आपके यहाँ पे 3 लाख रुपए इनकम है बट आपको कंज्यूम करने वाले 2 लोग हैं, तो यहाँ पे पर कैपिटा कितनी हो गई? 1.5 लाख हो गई। इसको कहते हैं एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को दिखाने का कि वहाँ की एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम कितनी है। लुक एट द स्क्रीन एंड रीड आउट द डेफिनेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड एज इनकम per head, which means per capita means a person who is part of the total population. It is a Latin term that translates to by the head. Income per capita is a measure of the amount of money earned per person in a given area. For a country, it can be calculated by dividing the country's total income by its population. India's per capita income is 1,26,408 rupees per person as per the statistics of year 2018 and 19. अब आप इसको मंथ के हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स आप टीवी स्क्रीन पर देखिए, ये रिलेट करता है इंडिया की पर कैपिटा इनकम पर मंथ के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको स्टैटिस्टिक्स को समझना आना चाहिए इकोनॉमिक्स में कि आप पर मंथ की बात करते हैं, पर ईयर की बात करते हैं, एंड व्हेन यू कंपेयर दीज विद द प्रीवियस ईयर्स तो देन यू कैन सी अ राइज। अगर ये कम हो जाता तो हम कहते हैं देयर इज अ फॉल इन पर कैपिटा इन, और ये ज़्यादा भी हो सकता है, मे बी नेक्स्ट ईयर इट कैन राइज अप टू 20%। सो यू हैव टू हैव अ बेस ईयर जिसके बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं। इसी पर कैपिटा इनकम को हो सकता है आप 1950s के हिसाब से देखें तो ये बढ़ गई होगी या घट गई होगी, ये फिगर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। हालांकि एट दिस लेवल यू डोंट नीड टू गो इनटू सो मच ऑफ फैक्ट्स एंड डिटेल्स एंड कलेक्टिंग सो मच ऑफ डेटा, बट इट इज इंटरेस्टिंग टू एक्सप्लोर। इसको कहते हैं हम एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, कि जितनी टोटल इनकम है उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ गिवन टेरिटरी। देयर आर अदर इंडेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच वी मेजर डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट एक तो हमने नेशनल लेवल पे देखा है और हम इसको दूसरे कंट्रीज से कंपेयर करते हैं। जैसे आप इंडिया की नेशनल इनकम को या पर कैपिटा इनकम को पाकिस्तान से कंपेयर कर सकते हैं, आप श्रीलंका से कंपेयर कर सकते हैं, साउथ एशिया में जो सी कंट्री है उनसे कंपेयर कर सकते हैं, या एशिया में जो कंट्रीज हैं, या वर्ल्ड ओवर। आप देखेंगे एक रैंकिंग आती है वर्ल्ड बैंक की जिसमें कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे रैंक किया जाता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है ये निकालने का कि कौन सी कंट्री किस लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अब अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो लुक एट द फिगर्स वेयर वी हैव 27-28 स्टेट्स एंड अदर यूनियन टेरिटरीज। अब इसमें कौन सी स्टेट की बेस्ट पर कैपिटा इनकम है? इसमें बेस्ट है गोवा की। गोवा की पर कैपिटा इनकम जो है वो है 3,75,554 रुपीज इन year 2018 as per the statistics. So Goa ranks first in terms of per capita per annum. अगर आप इस per annum फिगर को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी per month आ जाएगी। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसमें सेकेंड रैंक पे आता है दिल्ली।
which is having 3,29,093 rupees as per 2018 figures, and Delhi ranks second in per capita income. फिर आपका सिक्किम है, चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है, हरियाणा की जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी अच्छी है, विच इज़ 1,96,000, बट ये 2 लाख से और 3 लाख से कम है. देन यू हैव तमिलनाडु ऑन रैंक 7th, तेलंगाना ऑन 8th, महाराष्ट्र ऑन 9th, उत्तराखंड ऑन 10th, और इस तरीके से आपकी सारी स्टेट्स की रैंकिंग आ जाती है. अब कुछ स्टेट्स की रैंकिंग ऐसी भी जो है वो 1 लाख इनकम से कम है. जैसे इफ यू लुक एट राजस्थान इज 20th इन द ओवरऑल लिस्ट, और इनकी पर कैपिटा इनकम जो है पर एनम है 1,05,51 रुपीज, यानी कि इनकी तकरीबन 1 लाख के करीब इनकम है. बट आफ्टर राजस्थान यू हैव वेस्ट बंगाल विच हैज 95,562 रुपीज. अब ये 1 लाख से भी कम है. एक तो स्टेट आपकी ऐसी है गोवा जो 3 लाख से भी ज्यादा है, 3,75,000 के करीब है, और आपकी एक स्टेट ऐसी है जिसमें 1 लाख से भी कम है. और फाइनल आपकी लिस्ट में जो नीचे है वो लिविंग में हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. आपके पास कितनी भी इनकम हो पर आपके पास हेल्थ नहीं होगी तो आप उस इनकम को उपभोग नहीं कर पाएंगे. यू कैन नॉट कंज्यूम और एंजॉय दैट इनकम और वेल्थ दैट यू हैव. इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. Yet another important component which is used in order to assess the national development is education. Education के भी 2 dimensions हैं. एक तो आपका लिटरेसी रेट होता है, यानी कि आपकी सोसाइटी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और दूसरा होता है आपका एनरोलमेंट रेशियो या अटेंडेंस रेशियो. वी कैन डिफाइन लिटरेसी रेट एज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज 15 years and above who can both read and write with understanding a short simple statement on his or her everyday life. As per the census 2001, the overall literacy rate at national level is 64.8.
The male literacy rate was 75.3% and the female literacy rate was 53.7% as per year 2001. But it has changed now. अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें और लिटरेसी रेट के बारे में बात करें तो इंडिया में एज पर 2011 हमारा लिटरेसी रेट है 74.04%। और इसमें अगर हम इसको जेंडर के बेसिस पे डिवाइड करें, मेल्स और फीमेल्स में डिवाइड करें, तो मेल्स का लिटरेसी रेट हमारा है 80.9% और फीमेल्स का है 64.6%। यानी कि इंडिया में 80.9% मेल्स जो हैं वो लिटरेट हैं और 64.6% फीमेल्स लिटरेट हैं। यानी बाकियों को एक्सेस टू एजुकेशन नहीं है या किसी कारण से वो लिटरेसी तक नहीं लेवल पर पहुंच पा रहे हैं। अब ये लिटरेसी रेट जो है ये स्टेट्स में भी हम देख सकते हैं। जैसे हमने पर कैपिटा इनकम में देखा गोवा हाईएस्ट है और बिहार लोएस्ट है। इसी तरीके से लिटरेसी रेट के आधार पर भी हम एक रैंकिंग बना सकते हैं इंडिया की स्टेट्स में। केरला जो है उसमें कहा जाता है कि ऑफिशियली केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। मतलब कि ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी केरला में अचीव की गई है कि वहाँ का हर व्यक्ति जो है वो लिख और पढ़ समझ सकता है। और बिहार जो है वो लास्ट है इस रैंक में कि वहाँ पे लिटरेसी सबसे कम है। आप लिटरेसी रेट की पर कैपिटल रेट की जो इनकम जो है उसकी एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि किस तरीके से ये इंडिकेटर्स जो हैं किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी किस तरीके से करते हैं, मान लीजिए हमने हेल्थ और इनकम और एजुकेशन ये इंडिकेटर्स लिए हैं। अगर इनकम पर कैपिटल ज़्यादा होगी तो लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। वहाँ पे लोग अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एस्पायर करेंगे और उस पर खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए रिसोर्सेज कम है तो लोग कहाँ पे कम करेंगे, अपनी हेल्थ पे कम खर्च पाएंगे या पढ़ाई पे कम खर्च पाएंगे। तो अगर रिसोर्सेज कम है तो बाकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे भी अफेक्ट पड़ता है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी वहाँ के लोगों की कम हो जाएगी क्योंकि आप हेल्थ पे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, आप ज़्यादा बीमार होंगे, आप ज़्यादा सुख सुविधाओं से नहीं रह पाएंगे, तो आप यू आर मोर प्रोन टू डिजीज एंड फॉलिंग सिक एंड हेंस रिड्यूसिंग ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ योर लाइफ। तो जो हमारे ये इंडिकेटर्स हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हैं, लिटरेसी के हैं, पर कैपिटा इनकम के भी हैं, ये इंडिपेंडेंट में आपकी सोसाइटी में किस तरीके की फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। मान लीजिए आपके पास इनकम अच्छी है, आपकी हेल्थ अच्छी है, पर आपकी एक्सेस टू अदर थिंग्स, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या जिस हवा में आप सांस ले रहे हैं क्या वो पॉल्यूटेड है या नॉट पॉल्यूटेड? जो पानी आप पी रहे हैं क्या वो पॉल्यूटेड है? इज इट सेफ फॉर हेल्थ? क्या आपका जनरल एनवायरनमेंट इन विच यू आर लिविंग इज इट सिक्योर और देयर इज अ कांस्टेंट थ्रेट टू योर लाइफ? या आप समझ लीजिए कि आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी कितनी है। क्या आप शहर से, दुकानों से, मार्केट से बहुत दूर रह रहे हैं जहाँ पे आपको ट्रैवल में बहुत टाइम लगता हो? और यदि आप दूर भी रह रहे हैं तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल? क्या आपको 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पैदल करके जाना पड़ता है कवर, या आपके पास अपनी गाड़ियाँ हैं? अगर आपके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं तो किस तरीके की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है? तो आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? क्या दिन में एक ही बस चलती है या हर घंटे में एक बस आती है?
All these things together contribute towards enhancing the quality of life and living. Along with this quality of life and living and standard of living, there's another important aspect related to development, which is called as sustainability of development. यानी क्या आपका विकास सतत विकास है? क्या आप इसको मेंटेन कर पा रहे हैं? मेंटेन करने का क्या मतलब होता है? मेंटेन करने का मतलब होता है कि आप इस डेवलपमेंट को कब तक रिटेन कर सकते हैं। जैसे आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हूँ। जो लोग जिम जाते हैं, या आपने अपने बड़े भाइयों को या बहनों को जिम जाते हुए देखा होगा, या अपने पेरेंट्स को, तो जिम जाकर आप मसल्स बनाते हैं, आप बॉडी बनाते हैं। बट यदि आप जिम जाना बंद कर देंगे तो आपकी बॉडी जो है वापस जो है उसी कंडीशन पर आ जाएगी जो जिम जाने से पहले था। यानी आपकी हेल्थ जो है जिम यूज करने से टेम्परेरी रहती है। क्या ये सस्टेनेबल है? तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल। क्या ये ग्रोथ स्थायी है, या आप वो पैरामीटर्स हटाते ही वो खत्म हो जाएगी? इसको कहते हैं द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, पर क्या आप उसको सस्टेन कर पाएंगे? क्या आप उसको इसी स्टैंडर्ड पर रख पाएंगे, इसी लेवल तक मेंटेन कर पाएंगे? इसका मतलब होता है सतत विकास। अब आपने विकास तो कर लिया, पर इस विकास को करते समय हम काफी रिसोर्सेज को यूज करते हैं। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, यानी कि वो निरंतर आपको मिलती रह सकती हैं, आप उनको रिन्यू करते रह सकते हैं। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, यानी कि आप उनको दोबारा नहीं प्रोड्यूस कर सकते, एक बार यूज कर लिया तो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि पेट्रोल इज अ नॉन रिन्यूएबल। पेट्रोल जिस दिन खत्म हो जाएगा आपकी गाड़ियां किस पर चलेंगी? बट सनलाइट है, जैसे सोलर एनर्जी है या सोलर पावर है, ये रिन्यूएबल है, क्योंकि जब तक सूरज रहेगा, जब तक हमें सनलाइट मिलती रहेगी और जब तक हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारी जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है वो किस रिसोर्स पे डिपेंड कर रही है और कब तक वो मिलती रहेगी। अगर आप एयर को ज़्यादा पॉल्यूशन फैला देंगे या वाटर में ज़्यादा पॉल्यूशन कर देंगे तो आप ड्रिंकेबल वाटर कहाँ से लाएंगे? अगर आप ड्रिंकेबल वाटर नहीं ला सकते तो आपकी बाकी जो सर्वाइवल है, आपकी हेल्थ है, आपका स्टैंडर्ड्स हैं, वो उससे अफेक्ट हो जाएंगे। कोई सिटीज़ ऐसी हैं साउथ अफ्रीका में जहाँ पर पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और लोगों को सिर्फ 2 कैन पानी मिलता है दिन में यूज़ करने के लिए। तो वी हैव टू लिंक द डेवलपमेंट विद द डिग्री ऑफ सस्टेनेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। अब आप रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करते जाएंगे, आप उनको यूज करते जाएंगे, तो आगे आप उनको कहाँ से लेके आएंगे। इसलिए काफ़ी हमारा जो डेवलपमेंट है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके रिसोर्सेज कौन से यूज हो रहे। यदि आप सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हैं, विंड एनर्जी को यूज कर रहे हैं, टाइडल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो इनको आप वापस ला सकते हैं। बट इफ योर डेवलपमेंट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन पेट्रोल और कोल, तो जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे तो आप अपनी गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? So to conclude, we have to see that what is the notion of development? How do we measure development? What are the indicators on the basis of which we measure development? And along with that, how sustainable is our development? Economy का major part होता है development और growth को समझने का। हम जब व्यापार करते हैं, हम जब ट्रांजैक्ट करते हैं या हम इनकम जनरेट करते हैं, हम उसको उपभोग के लिए या कंजम्पशन के लिए जनरेट करते हैं। इस सारे गैमेट ऑफ एक्टिविटीज़ का नाम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और डेवलपमेंट उसका मेजर कंपोनेंट होता है। आप सिर्फ एक लेवल पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू चेंज, एंड व्हेन यू चेंज यू नेसेसरली मे नॉट डेवलप, बट आपका एस्पिरेशन तो डेवलपमेंट का होता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा अबाउट डेवलपमेंट, about dimensions of development, social development, economic developments, about income, and about various other indicators which are associated with development, material or income, and non-material or value-based indicators of development. In the next chapters, we will talk about other aspects of economic life in a country or economic life in India. Till then, try to identify more dimensions which are related to or which indicate about development in our country. Try to look for some of the statistics. कुछ डेटा खोजिए लिटरेसी के बारे में, हेल्थ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में, and see where do we stand. आपकी अपनी स्टेट
नेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे कहाँ पे कौन सी रैंक पे एग्जिस्ट करती है, और इंडिया एज अ नेशन कहाँ पे आता है इंटरनेशनल या ग्लोबल रैंकिंग्स में. Learning would become very interesting if you try to find out these facts and figures. Till we begin with next chapter, enjoy watching this video. Thank you very much for watching.